हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 17 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो देखिए, फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड कंसल्टेशन, नेक्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, थर्ड इज रूसा, देन फोर्थ इज हिमालयन पिक्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन एजेंडा 2063, देन नेक्स्ट इज भीम आधार ऐप, आफ्टर दैट फर्स्ट रेलवे इन इंडिया, eighth question is on INC, that is Indian National Congress, then next is Nilgiri, and last question is on Andaman Island and Nicobar Island. ओके फ्रेंड्स, तो हमारे कल के प्रैक्टिस दैट इज परसों के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जेट स्ट्रीम कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फियर में। एंड नेक्स्ट इज हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो इसका आंसर है अबुल कलाम आजाद। और साथ ही साथ हमने और एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के साथ, दोनों सी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर है रशिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसके हमें बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिए। सबसे पहले देख लेते हैं उनके नाम। देखिए, प्रदीप चौधरी, मनप्रीत कौर, सीनियर जे, दीपक रंजन परिदा, उत्कर्ष चौहान, निधि बी, भास्कर राव कोतापल्ली, एंड लास्ट इज देवेंद्र सिंह। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखिए किसी का भी नाम मुझसे गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप ऐसे ही आज के जो हमारे क्वेश्चन है जो हम आखिर में देखेंगे, तो उसके भी हमें कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड कंट्रोवर्सी अबाउट कंसल्टेशन। तो देखिए, सबसे पहला केस जो था वो था फर्स्ट जजेस केस, वो था 1982 का। और यहाँ पे वर्डिक्ट क्या आया था कि कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस, मीन सहमति नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो है वो व्यूज एक्सचेंज होने है, ऐसा ये फर्स्ट जजेस केस में वर्डिक्ट आया था कंसल्टेशन के बारे में। सेकंड जो जजेस केस था 1993 का, वहां पे क्या कहा गया था कि कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, मतलब सहमति भी होनी चाहिए, बट द एडवाइस ऑफ द सीजीआई इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड क्या है कि जो थर्ड जजेस केस था दैट इज 1998, उसके तहत क्या कहा गया था कि कंसल्टेशन इज प्लूरलिटी ऑफ जजेस, दैट इज सीजीआई शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, तो ये थर्ड स्टेटमेंट है। हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो ये हमारे रेगुलर ऑप्शन है। तो देखिए, फर्स्ट जो है ना, ये बात सही है कि ये कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस, ऐसा ये फर्स्ट केस के बारे में कहा गया था, मतलब सहमति नहीं, सिर्फ कंसल्टेशन, मतलब जो है वो सिर्फ पूछना है, ठीक है, सिर्फ व्यूज एक्सचेंज करने हैं, ऐसा फर्स्ट केस के बाद कहा गया था वर्डिक में। सेकंड में क्या कहा गया था कि ये बात तो सही कि मतलब कॉन्करेंस होना चाहिए, लेकिन जो ये एडवाइस था ना, ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग भी था, मतलब सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, और थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि यहाँ पे जो कोलिजियम था उसको, यहाँ पे दो का कोलिजियम था, मतलब सेकंड जजेस केस के बाद दो लोगों को कंसल्ट करना होता है सुप्रीम कोर्ट जज को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कह दिया गया कि चार लोगों को, चार सीनियर मोस्ट जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें सीजीआई को कंसल्ट करना है कोलिजियम के तहत। तो ये फर्स्ट और थर्ड जो है ये करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर है डी, दैट इज 1 and 3 ओनली। देखिए, इसके बारे में छोटी सी न्यूज थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसने रेकमेंड किया है 51 नाम्स अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, 10 हाई कोर्ट्स की जजेस के लिए 51 नेम्स जो है वो रेकमेंड कर दिए गए। तो हम देख लेते हैं जो सभी हमारे जजेस केस थे ना, उनके बारे में थोड़ी सी एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जजेस केस जो था, इसका नाम ये था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस हुआ था 1982 में, और इसमें कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जज सीजीआई, इनके सुप्रीमसी, इनकी प्रीमेसी के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कहा गया था। और इसके तहत कंसल्टेशन यूज्ड इन आर्टिकल 124 एंड 217 डजंट मीन कॉन्करेंस, ऐसा वर्डिक्ट दिया था। देखिए, ये कंसल्टेशन किस किस में आता है, तो 124 ये होता है सुप्रीम कोर्ट का, और 217 ये होता है हाई कोर्ट का, ठीक है। इसके तहत कॉन्करेंस, कंसल्टेशन डजंट मीन कॉन्करेंस, सहमति नहीं, ऐसा ये फर्स्ट जजेस केस के बाद कहा गया था। इस वजह से हुआ क्या था कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, वो तीनों जो हमारे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में, तो ये जो बैलेंस था ये टिल्ट हो गया था एग्जीक्यूटिव के साइड में, ठीक है, इस केस की वजह से। और यही जो सिचुएशन थी, मतलब ये जो तरीका अपनाया गया अगले 12 सालों तक, दैट इज 1993 तक। 1993 में सेकेंड जजेस केस आया, इसका नाम था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट। 1993 का ये केस था जब 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी। जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कब बनाई जाती है, तो अगर कोई, मतलब 5 से ज़्यादा कोई बेंच बनाई जाती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड अगर कोई डिसीजन देना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल के रिलेटेड, तो ये 5 से ज़्यादा जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है। तो ये बनाई गई थी 1993 में। उसने जो पहला रूल था ना, एसपी गुप्ता वर्सेस जो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में, उसको ओवर रूल कर दिया और कह दिया कि यहाँ पे कंसल्टेशन मीन्स
दोनों की दो कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस ऐसा बताया गया। और यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से जो हमारी कॉलेजियन सिस्टम जो थी वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। और ये भी बताया गया कि ये जो कंसल्टेशन के बाद मतलब चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जजेस इनके कंसल्टेशन होने के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, ये बात रखिए। इस वजह से हुआ क्या कि एग्जीक्यूटिव को अभी इक्वल से नहीं रह गया, इस जो रिकमेंडेशन करते हैं जजेस का उनमें इक्वल से नहीं रह गया। ठीक है, तो ये था सेकंड जजेस केस के बारे में। अब थर्ड जजेस केस जो था ये क्या था कि जो हमारे तब के प्रेसिडेंट थे के आर नारायणन सर 1998 में, इन्होंने अंडर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज आर्टिकल 143, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पूछा कि जो ये कंसल्टेशन है इसका मतलब क्या है। मतलब देखिए कि हमारा आपकी जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के पहले क्या प्रावधान था कि गवर्नर होते थे और साथ में जो कुछ भी उनके एक्स नंबर ऑफ पीपल होते थे वो मिलके डिसाइड करते थे कि हमें जो रेपो रेट वगैरह जो है वो कम करनी है या नहीं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के पहले क्या होता था कि गवर्नर का से जो था वो लास्ट में था। मतलब गवर्नर सभी का रूल जो थे वो ओवर रूल कर सकते थे, सभी ने जो कहा है डिसीजन लिया है वो उसको ओवर रूल कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन इन्होंने कंसल्टेशन के बारे में के आर नारायणन सर ने पूछी कि क्या वेदर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन विथ नंबर ऑफ जजेस इन forming the CGI's opinion or whether the sole opinion of CGI could be itself constitute a consultation। मतलब सिर्फ क्या CGI की इकलौते की जो कोई राय है वो कंसल्टेशन में ली जा सकती है या नहीं, इसके बारे में के आर नारायणन ने अंडर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट को पूछा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 गाइडलाइंस बता दिए और जिससे हमारा जो प्रेजेंट कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम सिस्टम हमारा अभी का, ये इवॉल्व हो गया। और इसमें क्या कह दिया कि रिकमेंडेशन क्या बनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कॉलेजियम बनाना पड़ेगा और उसके तहत ये इसको मतलब पूछा जाएगा और इसके रिकमेंडेशन जो होंगे वो फाइनल होंगे। और अगर इसमें भी ऐसी कोई बात होती है कि दो अगर जजेस जो है वो एडवर्स ओपिनियन बताते मतलब सहमति नहीं दर्शाते तो भी सीजीआई जो है वो रिकमेंडेशन नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, ऐसा भी इसमें प्रावधान था। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने अभी कॉलेजियम सिस्टम जो था और ये केसेस जो थी वो अच्छे से आई होप कवर कर लिए होंगे। तो ये भी याद रखिए कि ये अभी एनजेएसी एक्ट जो था इसी के तहत स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कि ये मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो रहा था इस वजह से ये स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो देखिए, और इसको चाहिए तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट की पे ही बनाया है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कौन कौन से जो ये ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा आता है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। नेक्स्ट इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or that of the legislature of the state. Third, the dispute between government of India and union territory. And last, a dispute between 2 or more state. All right, तो ये आपको ऑप्शन तो समझ आ गए होंगे, मतलब मुझे रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में देखिए कौन कौन से आते हैं। तो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, तो ये आता है। सेकंड ये नहीं आता, ये जो है ना डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन, ये किसके अंडर आता है ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। एंड नेक्स्ट इज द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और फोर्थ जो है डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये भी आता है। ठीक है, मतलब 1 एंड 4 जो है ना ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। सो हमारा आंसर है डी। तो ये हमारा आंसर है डी। तो देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जुरिस्डिक्शन है। तो पहला है ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है कि जो कोई केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास हम ले जा सकते हैं, तो ये होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, ऐसे कोई केसेस होंगे तो, या फिर इंडिया और कंसिडर कीजिए इंडिया एंड उत्तर प्रदेश वर्सेस महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे ऐसे जो केसेस होते हैं ये भी ले जा सकते हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मतलब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के बारे में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और साथ ही साथ इसमें हाई कोर्ट भी कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो या फिर हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है कि आप डायरेक्टली भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ऐसा ही ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें। और
बाकी जो है आर्टिकल 32 में ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो हमने व्रिट्स जो थे वो इसमें दिए गए। तो कौन कौन से? हेबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वोरंतो एंड सर्शियोर राय। ओके, ये अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर हमने पिछले हफ्ते भी इसके बारे में एक क्वेश्चन देखा था, तो वो भी एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप ऑफ रूसा इज टू बी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये रूसा जो है ऐप और मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च होने वाला है? देखिए ऑप्शन है रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री एंड लास्ट इज एचआरडी मिनिस्ट्री। ठीक है, तो रूसा जो है ना ये डी दैट इज एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा ये ऐप जो है वो आज लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में पीआईबी में छोटी सी न्यूज थी, सो ये हमने ऐड कर दिया। रूसा क्या है देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इज रूसा। और इसके बारे में हमारे जो मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर सर, ये आज 17 अप्रैल को ये इसके बारे में कोई ऐप लॉन्च करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये इस ऐप के तहत क्या होगा, ये पोर्टल जो है वो इट इज़ अ वन स्टॉप फॉर ऑल स्टेट फॉर हायर एजुकेशन प्लान्स, डिसीजन ऑफ द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एंड डिटेल्स ऑफ द रिसोर्स अंडर दिस स्कीम। मतलब इस स्कीम के तहत जो कोई भी हायर एजुकेशन के बारे में प्लान वगैरह जो होगा, ये इसमें सभी स्टेट को इसी ऐप और वेब पोर्टल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल फंडिंग to state higher education department and institute and achieve the broad objective of access, equity and excellence। ऑलराइट, ये चाहे तो ये जो इसका एम है ना, ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ये जो हमारे हिमालयन पिक्स है इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट हिमालयन पिक्स। देखिए सबसे पहला है कांचनजुंगा, नेक्स्ट इज नंदा देवी एंड थर्ड इज धौलागिरी। ठीक है, कांचनजुंगा, नंदा देवी एंड धौलागिरी। तो इसके आप ऑप्शंस देख लीजिए, मैं इसका डायरेक्टली इसको आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो था ना हमारा नंदा देवी, तो ये यहाँ पे है, मतलब उत्तराखंड में है। नेक्स्ट जो था वो धौलागिरी, वो देखिए कहाँ पे है, ये यहाँ पे धौलागिरी यहाँ पे है, दैट इज नेपाल में है ये। और हमारा थर्ड जो है ये है कांचनजुंगा, ये यहाँ पे है, ठीक है, सिक्किम में है ये। तो ये आंसर हो जाता है इसका 2, 3 एंड 1। ठीक है, 2, 3 एंड 1, ये 2, 3 एंड 1। ठीक है, और नंदा देवी के बारे में और एक बात याद रखिए, नंदा देवी जो है ना वो हमारे देश का मतलब पूरी तरह से देश में है ऐसा ये सबसे ऊंचा है। और जो कांचनजुंगा है ये हमारे देश का सबसे ऊंचा है, लेकिन ये शेयर करता है बॉर्डर अपनी इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, मतलब ये थोड़ा कांचनजुंगा जो है वो कुछ पार्ट नेपाल में है और कुछ पार्ट इंडिया में है, लेकिन नंदा देवी जो है वो पूरी तरह से हमारे देश में है। और बाकी भी जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्वत है ना, इनके बारे में आप आज मैप्स में देख लीजिए। हमने आज और भी कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए, तो ये इसके बारे में धौलागिरी, इसके बारे में ही कुछ न्यूज़ थी पीआईबी में, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर लिया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। रिसेंटली एजेंडा 2063 वॉज इन न्यूज, व्हाट इज इट? सो एजेंडा 2063, ये देखिए इसके ऑप्शन है। इट इज अ प्रोग्राम टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड बाय 2063। नेक्स्ट इज इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2063। नेक्स्ट इज इट इज द स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफ्रीका। एंड लास्ट इज इट इज अ प्रोग्राम फॉर टू चेक द ग्रीन हाउस गैसेज बाय 2063। ठीक है, मतलब पहले में क्या है पॉवर्टी, नेक्स्ट में क्या है पॉपुलेशन, थर्ड में सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड लास्ट में ग्रीन हाउस गैसेज, ऐसे ये हमारे ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ये एजेंडा 2063, ये है पहली बात तो अफ्रीका के रिलेटेड, सी आंसर है इसका, अफ्रीका से रिलेट करता है। और ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, ये अफ्रीका के बारे में। ठीक है, याद रखिए क्योंकि है ना ये छोटा सा आर्टिकल आया था इस अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है ना वो पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमारे लिए, हमारे और अफ्रीका के रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और अभी जो अटैक्स हुए अफ्रीकन हमारे यहाँ पे लोगों पे, तो इस वजह से हो सकता है कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन जो है वो आ सके, तो हमने इसके ये क्वेश्चन ऐड किया था। तो ये जैसे कि हमने बताया कि ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगले 50 सालों में दैट इज 2063 तक, तो इसके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वाइल यूजिंग भीम आधार ऐप द पेमेंट कैन बी मेड बाय। तो इसमें पेमेंट के मोड कौन कौन से? क्रेडिट कार्ड, कैश एंड थंब इम्प्रेशन। ठीक है, तो इसके हमारे ये ऑप्शन है। देखिए भीम आधार ऐप कहा गया है, ये हम परसों ही मतलब सैटरडे को लॉन्च हुआ है। देखिए भीम आधार ऐप क्या कहा गया है, भीम ऐप नहीं सिर्फ। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, मतलब मुझे ये भी पता नहीं कि ये क्रेडिट कार्ड भीम में होता है या नहीं, लेकिन भीम आधार ऐप में तो क्रेडिट कार्ड नहीं है। कैश तो ऑब्वियस नहीं है कि अभी ऐप है तो कैश कैसे यूज करेंगे ना आप, तो सिर्फ थंब इम्प्रेशन है। ठीक है, ये मतलब इसी मेन एजेंडा के तहत ये बनाया गया है कि इसको सिर्फ हमें जो पैसे का पेमेंट जो करना है वो थंब इम्प्रेशन से कर सकते हैं, ऐसा ये इसके तहत बनाया गया है। सो इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज 3 ओनली। ये न्यूज़ तो आप जानते ही होगी, इसके बारे में न्यूज़ आई थी। तो देखिए मतलब ये क्या है कि
जो हमारा कोई जो मर्चेंट वगैरह जो होगा, इनके पास ऐसे ये थंब रिकग्निशन करने वाले एक मशीन होंगे। और यहाँ पे हमारे आधार कार्ड जो है वो बैंक कार्ड से जब कनेक्ट किए जाएंगे, तो सिर्फ हमारे मतलब थंब इम्प्रेशन की बदौलत ये पता चल जाएगा कि हमारे बैंक अकाउंट से, मतलब हमारा बैंक से पैसे जो है वो डायरेक्टली उस मर्चेंट को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ये भीम आधार ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जी। फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी हमारे इंडिया में, फर्स्ट रेलवे लाइन जो बनाई गई थी, तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट स्टार्टेड ऑन 16 अप्रैल 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने। एंड लास्ट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लॉर्ड डलहौसी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। मतलब पहला क्या है, ये देखिए ये कल ही इसको कुछ मतलब अभी साल हो गए हैं, कल इसकी काइंड ऑफ एनिवर्सरी थी हमारे रेलवे की। तो बॉम्बे टू ठाणे ये पहली बार चलाई गई थी, और लॉर्ड डलहौसी जो थे वो तब के गवर्नर जनरल थे, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए ये बात तो सही है कि ये बॉम्बे टू ठाणे चलाई गई थी, और ये जो है सेकंड स्टेटमेंट ये भी सही है कि लॉर्ड डलहौसी जो है वो तब के हमारे गवर्नर जनरल थे। तो हमारा आंसर है बी सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने बता दिया कि ये कब चली थी, कौन से प्लेस के बीच चली थी। लेकिन यहाँ पे जो इनके लोकोमोटिव ट्रेन जो थे ना, लोकोमोटिव्स, इनके नाम देख लीजिए। ये है ना पब्लिक, हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस में पूछे गए थे। तो देखिए इनका नाम है सुल्तान, सिंध एंड साहिब। ओके, ये कुछ 45 मिनट्स के लिए ये फर्स्ट ट्रेन की जो जर्नी थी वो चली थी 21 माइल्स के लिए। जी इसके बारे में ना हमारे सर ने हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि हुआ क्या था कि तब हमारे लोगों को है ना, मतलब जो हमारे इंडियंस थे तब के, वो मतलब आप तो जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो ज़्यादा नहीं है। उससे में तो उससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो हुआ क्या था कि लोगों को ऐसे लगता था कि सिर्फ बैलगाड़ी से ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये रेलवे क्या है ऐसा उन्हें लगा था। और तब ऐसा दौर था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में धर्म परिवर्तन होते थे। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई तो नया आविष्कार किया है कि जिसके तहत अगर हम बैठेंगे तो हमारा लाइक रिलीजन चेंज हो जाएगा ऐसे। तो इस वजह से ना लोग पहले तो मतलब आ नहीं रहे थे रेलवे में, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ पे वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने डाला था रेलवे में। और ये जो रेलवे चली थी ना, जो कोई भी इसका फर्स्ट स्टेशन होगा बॉम्बे टू ठाणे, तो बॉम्बे में अगर चली होगी, ये बॉम्बे से स्टार्ट हुई होगी, तो डायरेक्टली 45 मिनट्स के बाद डायरेक्टली थाने में ही जाके रुकी थी। मतलब ये हमारे सुपरस्टिशंस वगैरह इस वजह से ये ऐसे कुछ हुआ था। ये हमारे सर ने इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, सो मैंने आपसे साथ शेयर किया। तो ये गवर्नर जनरल थे हमारे 1848 से 1856 तक। और इन्होंने ना बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी कुछ किए थे, मतलब बहुत बुरे काम भी कुछ किए थे, लेकिन बहुत अच्छे काम भी कुछ किए थे। और इसी वजह से आई थिंक मेंस 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डलहौसी जो है इन्हें मॉडर्न इंडिया का रचयिता भी कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन था आई थिंक 2013 में ही। तो देखिए इन्होंने और क्या क्या किया था, तो पोस्ट ऑफिसेस बनाए थे, साथ ही साथ जो ये रेलवे तो बनाई गई थी, साथ ही साथ टेलीग्राफ लाइन जो थी कलकत्ता से लेके आगरा तक, ये भी इन्होंने 1853 में बनाई थी। पोस्ट ऑफिस भी स्टार्ट किए थे। जो हमारा पहला टेक्सटाइल मिल थी ये उन्होंने मुंबई में आई थिंक स्टार्ट कर दी थी। साथ ही साथ जो हमारा जूट की जो मिल थी वो भी डलहौसी के दौरान ही स्टार्ट हुई थी। और नेक्स्ट क्या है, तो जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो भी डलहौसी के दौरान ही स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, गंगेस कैनल जो था वो भी डलहौसी के टाइम में स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये जो है ना कि गवर्नर जनरल्स वगैरह इनके जो टाइम लाइन जो होते हैं, मतलब ये 1848 टू 1856, ये याद रखिए, सो दैट मतलब एक कुछ 15 या 20 है ना, तो एक इनका टाइम लाइन याद रखिए, कभी कभार है ना ये हेल्पफुल हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट आईएनसी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है आईएनसी के बारे में। सो द फर्स्ट women president of the INC was Sarojini Naidu, and next is the first Muslim president of INC was Badruddin Tayyib ji. All right, तो देखिए इसका सेकेंड स्टेटमेंट जो ये बात सही है कि ये हमारे जो बदरुद्दीन तैयब जी सर जो थे ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये इनकरेक्ट है कि सरोजिनी नायडू जो थी ना ये पहली भारतीय प्रेसिडेंट थी। ठीक है, पहली जो विमेन प्रेसिडेंट थी उनका नाम था एनी बेजेंट। ठीक है, एनी बेजेंट थी। और हमने ये पिछली बार भी इसके बारे में आपको एक बार बताया था कि एनी बेजेंट जो थी ना वो 1917 में आईएनसी की प्रेसिडेंट थी। देखिए 100 साल पूरे होने जा रहे, हो सकता है कि इस बार की प्री में या फिर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए कि एनी बेजेंट के बारे में, या फिर जो हमने अभी ये क्वेश्चन लिया है इसी के बारे में। और पहले जो मेल प्रेसिडेंट थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी, और पहले जो मुस्लिम ये तो हमने देख लिया बदरुद्दीन तैयब जी थे। साथ ही साथ आई थिंक जो पहले इंग्लिश जो थे उनका नाम जूल ऐसे कुछ तो था।
मैं देखता हूँ तो आंसर जो है वो है बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9वां। नीलगिरी जो है हमारा, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द नीलगिरी फॉर्म पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला स्टेट इन सदर्न इंडिया। ठीक है, मतलब ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला ऐसे तीनों स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द नीलगिरी एंड द सदर्न एक्सटेंट ऑफ द रेंजेस इज आनईमुडी, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज पालघाट गैप, major break in the Western Ghat mountain range in southern West India, located between the Nilgiri hills to the north and Annamalai hills to the south। मतलब ये जो पालघाट गैप जो है ना, ये कहाँ पे है, तो ये नीलगिरी हिल्स और अन्नामलई के बीच में है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए इनमें से हमें करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट जो है ये बात सही है कि नीलगिरी जो है ना ये तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला यहाँ पे फैला हुआ है। थर्ड जो है ये भी सही है कि पालघाट जो है ये इन दोनों के बीच में है। लेकिन ये हाईएस्ट पीक जो है ना ये आनाईमुडी नहीं है, आनाईमुडी जो है ना ये अन्नामलई का है, आनाईमुडी नहीं। इसका आंसर जो है मतलब हाईएस्ट पीक उसका नाम है दोड़ा बेट्टा। ठीक है, दोड़ा बेट्टा ये याद रखिए। और ये यहाँ पे है, ये नीलगिरी ऐसे पूरा ये तीनों में केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, ये हो गया। और दोड़ा बेट्टा ये हमने बता दिया। साथ ही साथ जो बाकी भी कुछ इसके जो हमारे जो माउंटेन रेंजेस है ना वो आप आज मैप में देख लीजिए, मैप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि मैप मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये ऐसे पार्ट है कि जिसमें ना ढेर सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड सेपरेटेड बाय द, ये कौन से पैरेलल से सेपरेट किया गया, ऐसा हमने आज क्वेश्चन पूछा है। ये मतलब कुछ लोगों के लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए कि इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 8 डिग्रीज नॉर्थ पैरेलल, 10 डिग्रीज नॉर्थ पैरेलल, 8 डिग्रीज साउथ पैरेलल एंड 10 डिग्रीज साउथ पैरेलल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है देखिए बी, दैट इज 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल। देखिए यहाँ पे ये अंडमान और निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री नॉर्थ पैरेलल है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो, ऐसा कंसिडर कीजिए कि आपको इस क्वेश्चन का अभी आंसर पता नहीं है, तो हमें कैसे आप जज कैसे कर सकते हैं। देखिए इंडिया जो है वो तो नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है, मतलब ये सी और डी जो है वो कट हो गए, अभी ये बचे 8 और 10। तो ये तो अब हम जानते हैं ना कि हमारे जो लैटिट्यूड जो है वो है 8, 8 यहाँ से 8 से यहाँ पे कितना है 37 के बीच में, और हमारे जो लॉन्जिट्यूड जो है वो है 68 टू 97। ठीक है, मतलब यहाँ पे 8 है, तो ये लगभग यहाँ पे है ना हमारा जो ब्रेक करता है, तो ब्रेक नहीं, इसको पैरेलल जो डिवाइड करता है वो यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, मतलब 8 से कुछ ऊपर है, तो ये हम ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि 8 नहीं होगा और 10 होगा। ठीक है, अगर आपको पता भी नहीं होगा और आपके जो ये इसके फंडामेंटल, हमारे लोकेशन के रिलेटेड जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होंगे, तो ये आपको आंसर आ सकता है। इसके बारे में कुछ न्यूज़ थी तो हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखते हैं हमारा अब नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए कि हमने आज भी ज्योग्राफी पे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर कोस्टलाइन, हमारी कितने स्टेट्स है जो कोस्टलाइन शेयर करते हैं। देखिए ये सिर्फ आप हमें ऐसे मत बताइए कि इतने इतने स्टेट है जो कोस्टलाइन शेयर करते हैं। आप अच्छे से, अगर आपको पता भी है इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी एक बार मैप निकालिए, देखिए कौन कौन से स्टेट जो है वो कोस्टलाइन उन्हें है उन स्टेट के साथ, और कौन से स्टेट का सबसे बड़ा कोस्टलाइन है, देन उसके बाद कौन सा आता है, सबसे छोटी कोस्टलाइन कौन से स्टेट की है, उसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से गैप है। हमने अभी एक क्वेश्चन लिया था यहाँ पे कि ढेर सारे माउंटेन से, उसके बारे में भी पढ़ लीजिए, सो दैट आपका है ना इंडिया के रिलेटेड जो सदर्न इंडिया के रिलेटेड जो मैप है वो अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर coastline। and next question is which of the following is the oldest fold mountain in India। oldest fold mountain कौन सा है हमारा, हिमालय, विंध्य, अरवली एंड सह्याद्री। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, देखिए कल हमने मलाला यूसुफजई के बारे में एक वीडियो ऐड किया था, तो वो भी अच्छे से देखिए। मलाला की जो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, ही नेम मी मलाला, वो भी बहुत अच्छी है, आप चाहे तो उसे देखिए। और साथ ही साथ जो है ना एक बात हुई है, कनाडा ने मलाला यूसुफजई जी जो है उनको आई थिंक सिटीजनशिप अलॉट की है, मतलब दी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑनर। सो देखिए इस वजह से हमने उनके बारे में ऐड किया था, जो हमारा मोटिवेशनल वीडियो जो है उनके बारे में बताया गया था, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उनके जो कुछ टेक्स्ट जो है ना वो आप ऐसे में या फिर हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ एक दूसरी बात भी हुई है कल, कि कल या परसों कुछ तो, कि जो स्नैपचैट के जो सीईओ है उन्होंने हमारे देश के बारे में कुछ निगेटिव बातें कही है कि हमारा देश गरीब है वगैरह ऐसे। तो देखिए इसके बाद है ना ढेर सारी मतलब उनके बारे में निगेटिव कमेंट्स वगैरह आ रही है। देखिए मैं ये ऐसे सिर्फ एक आपको बता एक
जो क्या है कि एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी एक डायरेक्शन है, ऐसे कंसिडर कीजिए कि देखिए कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो अभी पॉवर्टी लाइन है अलग अलग जो कोई है, लगभग मिनिमम 25%, कंसिडर कीजिए 20% भी हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग है। 125 बिलियन, 125 कोटि जो करोड़ हमारी लोक संख्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनमें से 20%, मतलब मोर देन 25 to 30 करोड़ लोग हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो अगर इनमें से अगर मतलब हम इकोनॉमिकली तो पुअर है ही ना, भले ही हम कल्चरली या फिर रिलीजनली कितने भी हम मतलब अमीर होंगे, लेकिन हम इकोनॉमिकली पीछे है। तो मतलब इतना जो आउटरीच हो रहा है अभी, जो कोई सीईओ है, मतलब ऐसा जो हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं ना, ये बात अच्छी नहीं, मुझे तो नहीं लगती, हमें जो हमारी पूरी टीम है उनको नहीं लगती। तो आप भी बताइए उसके बारे में अपना कोई जो है ना व्यू एक बना के लीजिए, क्योंकि जो हमने मलाला यूसुफजई के बारे में वीडियो देखा, ये सीईओ के स्नैपचैट के बारे में जो देखा, स्नैपचैट के सीईओ के बारे में, तो ऐसे अगर क्वेश्चन जो है ना, रिसेंट क्वेश्चन ये यूपीएससी इंटरव्यू में पूछता है, तो इनके बारे में अपना कोई एक व्यू बना के रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ हुआ क्या था कि मुझे ये, मैंने सीईओ के बारे में, जो स्नैपचैट के सीईओ, इनके बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ना मुझे कल ऐसे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि जो इनकी वाइफ जो है सीईओ, उनकी वाइफ, मुझे नाम भी याद नहीं उन सीईओ का, उनकी वाइफ के बारे में कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह यूज़ कर रहे थे। मतलब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक तो पहले उसने कहा कुछ, जो कोई आदमी है उन्होंने कुछ कह दिया, फिर हम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हो गए जी। निगेटिव है वो बात, लेकिन हमने बताया कि 125 करोड़ पीपल में से 20% भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब हम कुछ एरिया तो हमारा है ना कि जो इकोनॉमिकली वीकर है, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब उनका हमें, उन्हें कैसे बढ़ाना है। एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑलराइट। और अगर हम कोई भी, मतलब उन्होंने कुछ कह दिया और उनकी वाइफ पे हम भद्दे कमेंट्स करते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है ना। तो एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट आपको ऐसे कोई मैसेजेस भी अगर आ रहे तो आप उनको फॉरवर्ड मत कीजिए, ठीक है। सो ये मुझे, हमें जो कोई लगा, हमें यूपीएससी नीति टीम को, तो हमने शेयर किया आपके साथ। पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं, अगर किसी की भी सेंटीमेंट इससे हर्ट होती है तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। सो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।